अभी तक नहीं लग रहा कि मेरा जीआरएफ हो गया, बट तो चीज। टोटल मिलाकर के आपके 3 नेट के सर्टिफिकेट बनेंगे और एक जेआरएफ का सर्टिफिकेट बनेगा। सबसे मेन मेरे को आपकी जो बुक थी, कॉर्पस ऑफ जियोग्राफी, मैंने वो परचेज की थी, उसका फर्स्ट एडिशन ही लिया था मैंने। सर मेन तो यही है कि पीवाईक्यूज करने चाहिए, नोट्स खुद के सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सर मैं सबसे पहले शायद मेरा ऐसे ही है, मैं आपके पास ही आऊँ क्योंकि मैंने शुरुआत ही आपसे की है। बहुत खुशी की बात है। अब देखिए, अब आपका जेआरएफ हो गया है ना, अब लाइफ में अब ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज के गेट्स ओपन हो जाएंगे ना। तो तनु, इस बार आपने जून 2025 का एग्जाम क्वालिफाई किया जेआरएफ के साथ। कैसा लग जी रहा सर। है आपको? एक बार तो एग्जाम देख के लगाई थी कि अभी तक नहीं लग रहा कि मेरा जीआरएफ हो गया, बट ये धीरे धीरे ऐसे हो रहा है कि हाँ हो गया, क्योंकि सब लोग ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ऐसे विश कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अचीवमेंट है एक, अचीवमेंट हो गया जो उसको है। अपना रहे हैं, तो अपना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। मतलब इतना एक्सपेक्ट ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था शायद नहीं होएगा, क्योंकि ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था सर, और मैं पिछले 3 अटेम्प्ट से मेरा सिर्फ नेट ही हो रहा था। तो फिर मेरे को ऐसा था कि शायद नहीं होएगा आपकी बार भी, बट फिर अब हम्म। की बार जब मैंने रिजल्ट देखा और एकदम से वो जो रिजल्ट देख के बस मैं शांत हो गई, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, बस मैं ऐसे हो गया कि हाँ हो गया। नहीं, देखिए, वो है कि जब हम किसी भी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं और जी वो सर। चीज हमें मिल जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हो गया क्या, सच में वो चीजें हमने अचीव कर ली, जो जिसका ड्रीम हम लोग इतने लंबे टाइम से देख रहे थे, जिसके लिए हार्ड वर्क कर रहे थे। जी। तनु, बहुत अच्छी बात है, आपका क्वालिफाई हुआ जेआरएफ। तनु ने इस जी बार सर। जो है जेआरएफ जून का क्वालिफाई किया है विथ 216 मार्क्स और विथ जी। 99.76 परसेंटाइल। सो दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। और इतना स्कोर करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले तो इस स्कोर को लाने के लिए वैसे भी आप पूरे इंडिया में कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं टॉप 200 स्टूडेंट्स में, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज ह्यूज, हम कह सकते हैं कि ये एक अचीवमेंट है। तो तनु, हम बात करना चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और आपकी पढ़ाई, आपका जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुआ। सर मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन आता है लोहारू, मैं अच्छा। वहां से बिलोंग करती हूँ। हम्म। और मैंने अपनी स्कूलिंग, अपना ग्रेजुएशन मैंने लोहारू से ही किया है। और मैंने अपनी पीजी यानी मास्टर्स है वो मैंने अपना भिवानी, जो सीबीएलयू यूनिवर्सिटी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, वहां से किया है। ओके, उसके ओके। बाद उसके बाद सीधा मैंने नेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी सर। ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले। जी तो सर। फर्स्ट 3 अटेम्प्ट आपके क्या रहे, क्या स्कोर रहा, क्या आपके रिजल्ट्स रहे? सर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2023 दिया था, जिसमें मेरा कुछ नहीं हुआ था उस टाइम। मार्च मतलब काफी उस टाइम भी ऐसे था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो जस्ट तैयारी के लिए दिया था वो, कि देखने के लिए कि देखते हैं कैसा एग्जाम है, बैठते हैं कंपटीशन कैसा, वो समझने के लिए ही दिया था। फिर जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया था, तब मेरा नेट हो गया था सर। उसके बाद हम्म। मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया तो उसमें भी नेट हो गया था, जो जून 2024 और दिसंबर 2024 हुआ था, उस दोनों में ही मेरा नेट हो गया था सर। और जो अब की बार मैंने दिया तो उसमें मेरा जीआरएफ हो गया था सर। बहुत बढ़िया। तो तीन, दो आपके नेट हुए और एक आपका जेआरएफ जी हो। सर। सो जी टोटल सर। मिलाकर के आपके 3 नेट के सर्टिफिकेट बनेंगे और एक जेआरएफ का सर्टिफिकेट बनेगा। बहुत बढ़िया। तो कब आपने ये सोचा कि हाँ भाई, मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम देना है? कब आपको पता चला कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके हम हायर एजुकेशन में जा सकते हैं? सर एक्चुअली मास्टर्स में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मतलब क्लासमेट्स देते थे, पर मैंने कभी गौर नहीं किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा डिस्टेंस हो जाता था घर से लेके कॉलेज तक का, क्योंकि मैं रोज अप डाउन करती थी वहां से। तो मेरा जो पढ़ने का होता था वो मैं सिर्फ अपने कॉलेज तक ही जो पढ़ती थी उतना ही रहता था, घर पे आके मुझसे नहीं हो पाता था।
क्योंकि मेरा ट्रैवल टाइम ज्यादा था। फिर जब मेरी मास्टर्स हुई, जो कि 2023 में जुलाई में खत्म हो, मतलब एग्जाम्स खत्म हो गए थे उसमें हम्म मेरे। हम्म फिर मैंने अगस्त में ये सोचा कि चलो अभी कुछ करते हैं, और इसके लिए मुझे मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है मेरी, उन्होंने भी नेट जीआरएफ कर रखा है सर। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें अब तुमने जब मास्टर्स कर लिया है तो अब तुम्हारे अपने ही सब्जेक्ट को तुम्हें आगे लेके जाना है, जिसमें तुमने कुछ करना है। मतलब ऐसे नहीं है कि बस कर लिया और रह गए, ऐसे नहीं रहना। अगर तुमने ये डिग्री ली है तो इसको आगे लेके जाओ। तो हम्म फिर मैंने अगस्त में शुरू की थी सर। उसमें भी सबसे पहले मैंने आप जो पहले जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे मैंने वहीं से शुरू किया था। इवन सबसे पहले ही आप ही थे जिनसे मैंने शुरू की थी। इवन अब तक भी आप ही थे जिनसे मैंने ये था कि हाँ, ये जो करवाएंगे ना वो बिल्कुल सही है। मैंने आपके यूट्यूब सेशन, आपकी जो पीडीएफ्स थी, आपके जो भी मटेरियल था, मैंने उनसे ही अपने नोट्स बनाए थे। हम्म, उन्हीं से आपकी रिकॉर्डिंग जो क्लासेस थी वहां पे, उनसे ही मैंने प्रिपेयर किया था सब कुछ। बहुत फिर बढ़िया। ऐसे करते करते हो गया सब। बहुत बढ़िया। तो आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट था, तो फोर्थ अटेम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट का जनरली हो जाता है। मैं देखता हूँ कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट 3 to 4 टाइम इस एग्जाम को देता है। या तो थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाते हैं, या तो फोर्थ अटेम्प्ट में आते आते हो जाते हैं। जी सर। तो आपने कैसे अपनी ये स्ट्रेटजीज बनाई कि अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, सपोज आपका नेट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे और भी तो स्टूडेंट होते हैं जिनका नेट होता है, फिर उन्हें फिर से पढ़ना होता है, जैसा आपके साथ हुआ। तो जी कैसे सर, आपने हुआ चीजों था। को मैनेज किया? अ, सबसे मेन मेरे को आपकी जो बुक थी, हॉर्क्रक्स ऑफ जियोग्राफी, मैंने वो परचेज की थी। उसका फर्स्ट एडिशन ही लिया था मैंने। और जब मैंने वो एक बार ही मैंने उसको किया, जो जून 2024 वाला एग्जाम था, मैंने तब परचेज की थी। और जब मैंने एक बार ही हुई थी मेरे से वो, हम्म उसका एक्सप्लेनेशन एंड वो सब, फिर मैंने देखा कि इस पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि जब 24 एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आए थे जी प्रीवियस ईयर सर। पेपर से, तो उससे काफी हेल्प डेफिनेटली मिली होगी। देखिए, होता जी क्या सर। है कि जब तक हम प्रीवियस ईयर पेपर को समझेंगे नहीं, बेसिकली हम हाँ। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कोई भी यूपीएससी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो जब तक आप ये नहीं जानोगे भाई एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, तो इन्हीं चीजों के लिए वो बुक होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी है, जो अभी तो थर्ड एडिशन उसकी आ चुकी है। काफी सारे उसमें 2024 से 2014 तक के पेपर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। अच्छी बुक है, मतलब पढ़ना चाहिए सबको। मुझे ऐसा लगता है आपको एक बेस मिलेगा कि एग्जाम की हाँ तैयारी जी सर। कैसे करनी है। जी, मुझे उसी मेरे को जब मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सच में जो हर एक तो एक जो क्वेश्चन है उसके जो 4 पॉइंट्स आते हैं ना, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में उन्हीं 4 पॉइंट्स में से ही क्वेश्चन बनेगा। ऐसे बिल्कुल। होता है, बहुत बार हुआ है। और अब की बार तो मैंने सच में ही पीवाईक्यूज ही किए थे, मैंने नोट्स से भी रीड नहीं किया था। मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज ही लगाए थे, और आपके जो यूट्यूब सेशन थे जिसमें आप 500 जो सीरीज है आपकी क्वेश्चंस की, मैंने वो ली थी। उसके हम्म, अलावा जो आपके यूनिट वाइज जो आपने टेस्ट लिए हैं, आपने जो पीवाईक्यूज करवाए हैं और आपने जो एमसीक्यूज करवाए हैं, मैंने उन्हीं से ही किया था। ये बहुत बढ़िया है। सारी चीजें हम लोग बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से करते हैं, एक एक्सपर्ट्स की तरह, जो कि इतने लंबे समय का जो अनुभव है इस फील्ड का वो इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ चीजें वहीं से बनती भी हैं। जी सर। तो आपने कितने घंटे की पढ़ाई की? अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या 12 घंटे पढ़ने चाहिए, क्या 16 घंटे पढ़ने चाहिए, ऐसा कुछ था आपके साथ? जी सर, मैं सुबह बैठती थी, मुझे याद है मैं 9 बजे बैठती हूँ। और साथ में ये भी था कि मेरा एचपीएससी का भी एग्जाम था सर। तो हाँ। ये वाकई थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है उसमें, कि भाई हम्म, कोई भी टॉपिक है वो छूट ना जाए। हम्म, इसलिए ऐसे था कि बुक थोड़ी बहुत बुक से भी ऐसे कवर किया। भाई जो नहीं आ रहा है, जो टॉपिक है कैसे है कि भाई पीवाईक्यूज में थोड़ा नहीं पता चल रहा इस चीज का, या क्वेश्चंस में नहीं पता चल रहा, तो बुक्स में देखा, गूगल किया, ऐसे करके 9 बजे बैठती थी सर। और रात तक ऐसे था, चलता रहता था, थोड़ा बीच में ब्रेक होता रहता था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बट ये था कंटिन्यू भी रहती थी, ऐसे था। बीच में ब्रेक लेते थे आप पढ़ने के लिए? लगातार कितने घंटे बैठ के हाँ, पढ़ते थे आप? लगातार सर 4 से 5 घंटे तो लगातार रहता ही था। फिर थोड़ा ब्रेक हो जाता था, फिर वापस 3 से 4 घंटे फिर हो जाता था।
मतलब अगर ऐसे जेआर करके रखा। क्वालिफाई करना है तो 4 से 5 घंटे लगातार हमें देने पड़ेंगे विदाउट ब्रेक। जी सर। अच्छा। वो सिलेबस कवर ही नहीं हो पाता सर, क्योंकि सिलेबस के अंदर भी बहुत हाँ कुछ ऐसे है जो अपने को नहीं पता, हाँ और सही। वो सब पूछे सिलेबस जा बहुत सकते हैं। वास्ट है, ज्योग्राफी का पेपर जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। और जी एक चीज ये भी है कि ज्योग्राफी जो सिलेबस में है वहां से क्वेश्चंस तो आते ही हैं अपने एग्जाम में, बट जो नहीं जी भी है, जो हमारा ओल्ड सिलेबस है, जो पहले का 2019 के पहले के जो सिलेबस है, वहां से भी काफी सारे टॉपिक्स एग्जाम में जो है वो पूछते हैं। जी तो हम लोग तो पढ़ते ही हैं, दोनों को मिक्स करके ही पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है सर इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए जब तक हम पूरा सिलेबस नहीं कवर करेंगे, अब आप सोचो कि केवल थोड़ी सी पढ़ाई करके क्वालिफाई हो जाए जेआरएफ, तो फोर्थ अटेम्प्ट तक क्यों जाना पड़ता है, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता ना। जी सिलेबस की सर। जो समझ है वो सेशन बाय सेशन होने लग जाती है। आपको भी ऐसा ही हुआ होगा, पहली बार एग्जाम दिया होगा तो ज्योग्राफी में अंडरस्टैंडिंग रही होगी, बट वो हाँ जी। फर्स्ट टाइम का जो आपका एग्जाम था और ये फोर्थ टाइम का जो एग्जाम था, इसमें काफी डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा अब। डिफरेंस सर ये था कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठी थी ना, तो आ रहे होते थे ना क्वेश्चन, तो वो भी ऐसे होता था, पता नहीं पजल रहते थे, वो हम्म एक क्लियर नहीं थे कॉन्सेप्ट। वो हम्म मेन था सर। हम्म और फोर्थ अटेम्प्ट तक ऐसे हो गया कि हाँ, ये क्लियर है अब, मतलब एक हो गया सर। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझने का जो हाँ जी। टेम्परामेंट है वो डेवलप हो जाता है। जी बिल्कुल। सर। तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट से फोर्थ अटेम्प्ट तक आते आते कौन से सेक्शंस पे आपको लगता है, आपने 4 एग्जाम्स लगातार दिए, तो इन 4 एग्जाम्स में कौन से सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं जनरल है, हर एक सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? सर मेन तो अब लास्ट 2 टाइम से तो सर इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा बन रहे हैं, हाँ वो मेरे तो ख्याल से। हमेशा से, वो तो हमेशा से। इंडियन ज्योग्राफी से तो बनते ही है, उसके अलावा हाँ। जो क्लाइमेटोलॉजी है और ओशिनोग्राफी है, उसमें भी जो सैलिनिटी और जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है उन पे तो हमेशा ही रहता है सर। हम्म और ओशंस पे जैसे करंट हो गए, उन सब पे भी रहता है। और हम्म जियोमॉर्फोलॉजी पे अब की बार तो सर शायद नहीं था कोई क्वेश्चन। क्वेश्चंस थे बट कम थे, इस बार कम आए थे। कभी कभी होता है हाँ कि मतलब किसी साल किसी किसी सेक्शन से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं और कम आ किसी को जाते थोड़ा हैं। बढ़ा दिया जाता है। तो अच्छा, डिफिकल्टी कौन से सेक्शन में आपको लगता है कि आपको हुई कि हाँ ये वाला जो यूनिट है, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? सर मुझे तो जियोग्राफिकल टेक्निक में थोड़ा सा लगता है, मतलब हम्म उसमें थोड़ा वो हो ही जाता है उसमें। कॉन्सेप्ट्स काफी हैं उसमें, उसमें और हाँ कहीं सर। ना कहीं उसमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे रिमोट सेंसिंग जी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट को कहते हैं चलो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पढ़ो। वो टेक्निकल पार्ट है थोड़े से, उसमें थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं कि एकदम सही असंभव वाली चीज है, नहीं, थोड़ा समय लगता है पढ़ने में, समझने में, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक सेक्शन है जो जीआईएस का है, जो इस वक्त पिछले 2-3 सालों से लगातार काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां से। तो जीआईएस के कैसे, उन सेक्शंस को कैसे आपने हैंडल किया? तो जीआईएस में तो रास्टर और वेक्टर डाटा ही मेन इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, मैंने हाँ। उनको ही कवर किया था। उसके अच्छा। अलावा मैंने नहीं किए कोई भी, क्योंकि अच्छा। उनके अंदर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं अगर समझ आ जाता है तो। तो हाँ ये कि मैंने उनको ही किया था, उसके अलावा मैंने कोई भी नहीं किया। इसके अलावा एक वो भी किया था, वो जो जीआईएस के अलग अलग जो कंट्रीज के अपने अपने जीआईएस है हाँ वो किए हाँ। बस। अलग कंट्रीज के जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, रिमोट सेंसिंग का जी सेक्शन है थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल ये सब्जेक्ट नहीं रहा है हमारे एग्जाम में, पिछले 4-5 सालों से इसकी वैल्यू काफी बढ़ गई है। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हमारे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, और एक अपना थॉट हो गया, भौगोलिक चिंतन का हाँ जो, जी। ये सब बहुत ट्रेडिशनल है। जी तो सर। क्या लगता है आपको कि मतलब इनके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी, क्योंकि कोर है ना ये तो अपने सब्जेक्ट के? एक्चुअली सर जियोग्राफिकल थॉट तो ऐसा था कि मेरा मास्टर्स से ही सही था, मैंने मास्टर्स में ही उसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। ऐसे थोड़ा ऐसे नॉलेज हो गया था कि भाई हाँ ये और स्कॉलर्स हैं, और इनसे ऐसे सीक्वेंस वाइज भी ऐसे हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने सब
नोट्स ही है। अगर अपने अकॉर्डिंग समझ के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लेते हैं ना, फिर वो रिवीजन करते रहते हैं ना उन सब चीजों का, तो फिर ऐसे कि हो जाता है एक हम्म टाइम के बाद में। वो ऐसे नहीं है कि नहीं हो गया इसमें हम्म भी। हम्म। मेन ऐसे है, बस नोट्स बनाओ। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद बैठ के समझ के उनको लिखना, फिर वो अच्छा, सब भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट। लोग जानना चाहेंगे आपसे, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप नोट्स बना रहे थे तो कुछ बुक्स भी आपने रेफर किए होंगे, है ना, किताबें। तो कौन सी किताबें आपने पढ़ी? सर जब मैंने फर्स्ट टाइम नोट्स बनाए थे, तब तो मैंने आपकी क्लासेस और आपके पीडीएफ से बनाए थे। उसके हाँ। बाद में जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट देना चाहा, तो मुझे लगा कि थोड़े बहुत मुझे इसमें ऐड करना चाहिए चीजें जो कि पीछे पूछी गई है। फिर मैंने सर इंडियन ज्योग्राफी से तो सर माजिद माजिद हुसैन की बुक ही ली हाँ। थी। हम्म। और मेन तो सर सविंदर सिंह की है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हम्म ओशनोग्राफी, ये सब मैंने सविंदर सिंह की हम्म। थी। और मेरे पास एग्रीकल्चर की थी, ज्योग्राफी की थी अलका गौतम की। तो अच्छा, ये सारे बुक्स, पूरे बुक्स पढ़ने पड़े आपको, या कैसे, नहीं मतलब सर कैसे मैंने, बनाया आपने? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, सबके पास ये बुक्स होते हैं? आपने जो बुक्स के नाम बताए, ये मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट के पास होगा, है ना? तो अच्छा, माजिद हुसैन की बुक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया काफी मोटी है, मतलब बहुत मोटी बुक है वो। हाँ जी इवन सर। यूपीएससी में भी उसी से पढ़ते हैं लोग। बट उतना पूरा पढ़ना, और वो भी सविंद्र सिंह की बुक्स, जो अपने आप में काफी बल्की हैं। तो कैसे आपने पूरी बुक्स पढ़ी, या फिर कुछ चैप्टर्स को ही कवर किया? सर मैंने टॉपिक उठाए थे, जैसे मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उस बुक्स में सिर्फ वो टॉपिक से रिलेटेड जितना भी था उससे पढ़कर फिर खुद ऐसे थोड़े बहुत समझ से नोट्स बना लिए। हम्म हम्म। ऐसे ही किया था। और बिल्कुल, नोट्स बहुत जरूरी चीज है। प्रीवियस ईयर जी क्वेश्चंस सर। बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी में आप जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो खुद से, है ना, अगर कोई मान लीजिए सपोज हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, बट अल्टीमेटली पढ़ना वो एक स्टूडेंट को ही है ना। जैसे घर में होता है, खाना बन के तैयार हो गया, अब खाना तो खुद ही है ना भाई, वो दूसरा तो खाएगा नहीं, आपको ही खाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात आपने कही, नोट्स बनाना पड़ेगा, और नोट्स अगर आप उसमें अपना कुछ इनपुट डालें तो वो और अच्छी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। जी अच्छा, वो इसमें क्यों ऐसा हम करते हैं? क्योंकि आपको पता है, ओनली यू नो अबाउट योर वीकनेसेस, कि भाई मुझे ये चीज कम समझ में आती है, तो मैं इस पे थोड़ा ज्यादा नोट्स और अच्छे से बना लूंगा। आपका नोट्स आपके लिए ही होता है। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं, अच्छा अपना नोट्स मुझे दे दो, आप टॉपर हो तो आपके नोट्स से मैं पढ़ लूंगा, मेरा भी हो जाएगा। ऐसा कोई थॉट आपके माइंड में आया था स्टार्टिंग से? नहीं सर, मेरे को डे वन से ऐसे ही था कि खुद से ही करूं, बनाऊंगी। एक बार लिखते हैं तब नहीं लगता कि भाई हाँ कुछ याद हो रहा है, बट जब वो लिखने के बाद फिर से अपने रिवीजन करते हैं उस चीज का, तो लगता है हाँ ये चीज लिखी थी, ये याद आ गई। फिर उसका फिर से रिवीजन करते हैं, थोड़ा और इम्प्रूव होता है। फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो होता ही है सर, जब अपने खुद से वो शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं तो फिर फर्क तो पड़ता ही है सर। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, टेस्ट सीरीज का क्या आपका ओपिनियन है? मतलब पढ़ाई कर लिया, प्रैक्टिस जरूरी है? प्रैक्टिस तो सर मैंने, सच्ची बताऊं तो मैंने प्रैक्टिस ऐसे नहीं की। मैंने सिर्फ आप जैसे कि कोई बुक, आपकी बुक से कर लिया, और आपके यूट्यूब सेशन से कर लिया, और अदर जो मटेरियल्स मिलते हैं उनसे कर ली। इन सब से ही की थी मैंने, ऐसे स्पेसिफिक नहीं की, क्योंकि मेरा हम ये मान एचपीएससी का सक एग्जाम था। हम ये मान सकते हैं कि आप, आपके जो भी रिसोर्सेज बनाए उसको मल्टीपल टाइम आपने पढ़े, मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। जी आपके रिसोर्सेज बहुत ही, मतलब उसको बहुत प्रिसाइज करके रखा था। ये नहीं कि बस किसी ने कह दिया ये बुक पढ़ लो तो वो भी लेके आगे उसको भी पढ़ने लग गए। अगली बार नहीं अटेम्प्ट हुआ क्वालिफाई, तो फिर अगली बार किसी ने कहा अच्छा ये बुक्स अच्छी आई हैं, इसको ले लो, इसको पढ़ लो। ऐसा नहीं किया आपने। आपने अपने रिसोर्सेज को डेवलप किया अपने नीड के अकॉर्डिंग, और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। तो ये आपका जो की ऑफ सक्सेस था, वो कहीं ना कहीं आपने खुद इसको जनरेट किया अपने लेवल पे। तो वो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरा मटेरियल था ना, सच्ची बताऊं तो मैंने वही अभी तक फॉलो किया है।
उसके हुँ। अलावा मैंने कुछ भी नहीं ऐसे एक्स्ट्रा नहीं किया। मेरे को लगा कि ये इनफ है, अगर मैं ये भी कर लेती हूँ ना तो शायद हो सकता है। ऐसे हुआ मुझे। क्या कहना चाहोगे आप ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कहते हैं सर मेरा तो 1 नंबर से क्वालीफाई नहीं हुआ, 2 नंबर से क्वालीफाई नहीं हुआ, मैं तो बनी ही नहीं हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। क्या कहना चाहोगे? ट्राई करने से हो जाता है ऐसे। वो एक मोटिवेशन मिलती ही है, क्योंकि वो सपोर्ट फैमिली का भी होता है सर, कि भाई तुम्हें करना है ऐसे करके। फिर हुँ, हो जाता है सर, एक वो एम है ना, वो डिसाइड हो जाता है ना, जब तक वो एम दिख रहा है ना हमको, जब तक वो पूरा नहीं होता ना, फिर तब तक लगे रहो। मेरे को ऐसे लगता है सर। हुँ। ये बात बिल्कुल सही है कि फैमिली का देखिए कंट्रीब्यूशन काफ़ी उसमें होता ही है। पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक जो मोरल सपोर्ट है, वो आपको मिल नहीं पाता है। और एक प्रेशर बनता है वो, एक प्रेशर सा हमेशा वो बिल्टअप होता रहता है, उसमें पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू तनु अपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को शेयर करने के लिए। मैं चाहूँगा चलते-चलते आप हमारे जो दिसंबर और जून एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें जो उनको मोटिवेट करें। सर मेन तो यही है कि पीवाईक्यूज करने चाहिए, नोट्स खुद के सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बस हुँ, यही है सर मेन। और हुँ, रिवीजन सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। अगर अपने करते हैं कि रेगुलर, इवन रेगुलर होना चाहिए, तो ही वो बन, एक वो कंटिन्यूस बनता रहता है, एक अपने हुँ, सब्जेक्ट को लेके भी, अपनी नॉलेज को लेके भी, तो हुँ। हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार हमें अपने गोल के लिए लगे रहना चाहिए। जब आपने कोई लक्ष्य जीवन में सेट किया है कि मुझे ये चीज़ तो अचीव करनी ही करनी है, तो उसको जी अचीव करने के लिए जितना हो सके उतना एफर्ट्स हमें डालने चाहिए। जी सर। 110% आप अपना दीजिए, है ना? 100% देते हैं तो ही ईश्वर हमें 90% देता है या उससे भी कम देता है। तो आप ये सोचिए कि आप कितना परसेंट अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया तनु हमारे इस टॉपर्स टॉक में आने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। आगे आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनो, आपका एचपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई हो या कहीं पर भी आप सिलेक्शन लें। हम एक बार फिर से आपसे मिलना चाहेंगे, जब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाओगे तो। सर मैं सबसे पहले, शायद मेरा ऐसा ही है, मैं आपके पास ही आऊँ, क्योंकि मैंने शुरुआत ही आपसे की है। एक वो जो एक गोल बना है, वो आपकी वजह से ही बना है कि हाँ जीआरएफ होता है, एक नेट होता है, अब मैं स्टडी करूंगी इससे रिलेटेड, तो वो एक शुरुआती जो होता है वो तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे स्टार्टिंग से मेन जिस होता है। चीज़ों से हम अटैच हो जाते हैं, कहीं न कहीं वो हमें हमेशा मोटिवेट जी। करती हैं। थैंक यू नहीं, तनु। मैंने हाँ, अपने जो नेट के दोनों सर्टिफिकेट थे मेरे, तब जो रिजल्ट आया था वो मैंने ग्रुप में भेजे थे कि भाई आप देखोगे कि भाई हाँ नेट हो रहा है। मैंने दोनों ग्रुप में भेजे थे, वो पिक्चर से उसमें हुए थे ना, हाँ। 2024 में दोनों में हुए थे, वो बहुत, मैंने बहुत, दोनों ही नेट बहुत के बारे खुशी में। की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब देखिए अब आपका जेआरएफ हो गया है ना, अब लाइफ में अब ऐसे-ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ के गेट्स ओपन हो जाएँगे ना, जो अभी तक हम सोच रहे थे, वो चीज़ें अब लाइफ में होने लग जाएँगी। और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, यही सबसे बड़ा पल होता है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। अब आपने वो जो दरवाजे बंद थे ना उनको खोल दिए। अब आपको बस आगे बढ़ते रहना है और नए-नए दरवाजे मिलेंगे, बस वो ओपन होते जाएँगे, आप जैसे-जैसे हार्ड वर्क करते जाओगे, है ना? ठीक है, तनु, बहुत-बहुत बधाई हो आपको फिर से और शुभकामनाएँ थैंक यू। आपको आपकी सफलता पर। थैंक यू सो मच।